करने वाली हैं क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 4.7। इससे पहले हमने 6 के 6 एग्जाम्पल कर लिए हैं, प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड 4.7 वाला जो एग्जाम्पल है, आप में से कुछ लोगों को ये टफ लग सकता होगा, पर असल में ये है नहीं। अगर आप क्वेश्चन समझ लेंगे तो आपका 50 to 60% तो काम वहीं पे हो जाएगा। क्योंकि देखो क्वेश्चन का मीनिंग इतना सा है, कहाँ गया ये, क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि ये जो दिख रहे ये और ये असल में क्या है, एक वायर है। वायर कैसे बनाते हैं हम लोग, ऐसे पतला सा बनाते हैं, है कि नहीं। पर इसी चीज़ को ना जूम्ड आउट करके हमने क्या बनाया है, वायर बना दिया ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। अब ये वाला पार्ट वायर के अंदर का है, अब वैसी बात है ये वाला बाहर का है। क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि वायर के अंदर जितना मैग्नेटिक फील्ड है और वायर के बाहर जितना मैग्नेटिक फील्ड है उसे कंपेयर करो। और ऑब्वियसली ये काम हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, एम्पेयर सर्किटल लॉ की हेल्प से कर सकते हैं। एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि बस आपको एक इमेजिनरी लूप बनाना है। किसके अराउंड बनाना है, मान लो ये करंट बह रहा है, इसके अराउंड आपको एक इमेजिनरी लूप बनाना है और आपको अप्लाई कर देना है एम्पेयर सर्किटल लॉ, विच इज़ बी क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, और आई क्या होता है आपका, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन होता है। अगर मैं आपको मेंशन कर दूं यहाँ पे, देख लो भाई, एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या होता है, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, डॉट होता है क्रॉस नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा डिपेंड करेगा, देखो इसमें 3 कंडीशन होती है। थीटा 0 होगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, जहाँ डी एल है वहीं मैग्नेटिक फील्ड भी है। थीटा 90 होता है मतलब मैग्नेटिक फील्ड और डीएल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और कभी कभी ऐसे केस में होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इतना वीक है तो उसको हम एग्जैक्टली ज़ीरो ही मान लेते हैं, लगभग ज़ीरो ही मान लेते हैं। तो टोटल 3 केस बनते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ये मेरा ऐसे लूप बन गया, तो यहीं को डीएल भी है, यहीं को तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो बिल्कुल टेंजेंशियल है। तो उस केस में थीटा कितना होता है, 0 होता है। ये चीज़ आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगी। एम्पियर सर्किटल लॉ पे जाना, वह अलग से ही इटैलिक फॉन्ट में तुम्हारे 3 पॉइंट लिखे हैं, उसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। मेन बात ये है कि जो इसमें आई ई है ना, ये क्या होता है, इनक्लोज्ड करंट। मतलब इस सरफेस के अंदर जो भी आपने इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ किया, इसके अंदर कितना करंट जा रहा है ना, दैट इज़ आई ई। ठीक, तो बाकी जो आपका एम्पियर सर्किटल लॉ होता है ना, वो एंड में हम इस तरीके से लिखते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। डीएल क्या है आपका, जो भी आपने इमेजिनरी सरफेस माना है ना, मान लो आपने एक सर्कुलर ऐसे लूप माना, इमेजिनरी सरफेस है, ठीक है, इमेजिनरी लूप है बेसिकली। तो इसके छोटे 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 पार्ट क्या होंगे, आपके डीएल होंगे। सारे डीएल जोड़ देंगे, उनका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई बनाएगा इसका सरकमफेरेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन का मीनिंग अगर आप समझ लेते हो तो मैंने बोला कि आपका काम खत्म हो जाएगा। तो मैंने बोला कि ये वाला क्या है, आपका वायर है, वायर के अंदर का और बाहर का दोनों का आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्वेश्चन में गिवन ये है, क्वेश्चन में ये गिवन है, देखो जो मैंने डार्क से बनाया है ना ये सर्कल, ये तुम्हारा क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बता रहा है, जिसका रेडियस ए है। मतलब जो वायर है उसका जो रेडियस है वो कितना है, ए है। क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना, रेडियस कितना है, ए है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको 2 लूप बनाने हैं, यानी कि 2 इमेजिनरी सर्कुलर लूप बनाने हैं। एक बनाना है आपको वायर के अंदर, देखो ये वायर की जो सरफेस है उसे टच नहीं कर रहा है, ये वायर के एग्जैक्टली अंदर है। और एक बनाया मैंने बिल्कुल जो वायर के बाहर है, ठीक है ना, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो हमको आर एक बार लेस देन ए लेना है, मतलब ये वाला केस, और आर ग्रेटर देन ए लेना है एक बार ये वाला केस। दोनों के लिए हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड, और लास्ट में ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना है कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंजेस आ रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, हुई है ना, रिवाइंड करके देख लेना। तो 2 कंडीशन है, एक बार आर ग्रेटर देन ए के लिए निकालना है और एक बार आर लेस देन ए के लिए निकालना है। ठीक है, एक बार आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो कहानी काफ़ी आसान है। पहले मैं निकाल रहा हूँ आर ग्रेटर देन ए के लिए। आर ग्रेटर देन ए का मतलब समझ पा रहे हो ना आप लोग, आर ग्रेटर देन ए का मतलब है ये वाला जो दिख रहा है, मैं इसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। अच्छा ज़रा मुझे यहीं बता दो, ये जो सर्कुलर लूप है ऑब्वियसली बात है ये वायर के बाहर जा रहा है, तो इसके अंदर जो इनक्लोज्ड करंट होगा वो कितना होगा, जितना करंट इस वायर में बह रहा है उतना ही इसका इनक्लोज्ड करंट होगा। ठीक,
तो सिंपल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लगा दिया क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ। ये इनक्लोज्ड करंट है, पर ये इनक्लोज्ड करंट जो है उतना ही है जितना वायर में एक्चुअली में बह रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको आई ही लिखा। अच्छा, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन डीएल का मतलब क्या होता है, जो मैंने इस तरीके से लूप बना रखा है ना, इसके छोटे छोटे एलिमेंट को डीएल बोलेंगे, और सारे छोटे छोटे एलिमेंट को अगर जोड़ता चला जाऊंगा तो ये पूरा सर्कल तैयार हो जाएगा, यानी कि उसका सर्कमफेरेंस। तो 2πr, 2π स्मॉल आर क्यों लिखा, क्योंकि उसका जो रेडियस माना है स्मॉल आर माना है, कहीं भी हमने कैपिटल आर नहीं माना, हर जगह रेडियस स्मॉल आर माना है। ये मतलब क्या है, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, और अगर तुमको आर दिख जाए तो मतलब हमारा इमेजिनरी लूप है। तो जो डीएल होता है ये इमेजिनरी लूप का ही एलिमेंट्स होते हैं, तो सबको जोड़ कर 2π आएगा, सरकमफेरेंस म्यू नॉट आई, बस कुछ नहीं, उसको नीचे भेज देंगे तो म्यू नॉट अपॉन 2π, 2π आर था, म्यू नॉट के नीचे अलग से लिखा 2π, आर के नीचे और आई के नीचे अलग से लिख दिया। तो तुम खुद सोचो, दिस इज कांस्टेंट, वैल्यू 10⁻⁻7 हमेशा। करंट भी कांस्टेंट ही है, करंट भी मैंने क्या बोला अभी, कांस्टेंट ही है, क्योंकि उसको हम चेंज थोड़ी कर रहे हैं। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में इकलौती ऐसी क्वांटिटी जो कि चेंज हो सकती है वो तुम्हारी सिर्फ आर है। तो इसीलिए मैं ऐसा कहूँगा, जो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा और सिर्फ इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, अगर मैं करंट को कांस्टेंट कर दूँ तो यहाँ पर हमको कैसा रिलेशन दिख रहा है, दिस इज़ व्हाट इन्वर्स प्रपोर्शन, इन्वर्सली प्रपोर्शन रिलेशन। सॉरी राइटिंग अच्छे से नहीं आएगी, पर मैं बोल रहा हूँ तो वहाँ से आप समझ जाओगे। तो मैग्नेटिक फील्ड और जो रेडियस है या जो हमारा लूप है उसके रेडियस के बीच में, बहुत कॉम्प्लेक्स मत जाओ, मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारे सोचे गए इमेजिनरी लूप हैं उनका रेडियस, तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका सीधा सा मतलब ये है जितना ज़्यादा मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा उतना कम हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, जो कि ट्रू भी है। क्योंकि अगर आपका एक वायर है, इसके अराउंड आपने ये मान लो इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर दिया, इसको और बड़ा करता चला जाऊंगा और बड़ा करता चला जाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। वायर में जब करंट दौड़ता है तो उसके आसपास क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड, पर जितना हम दूर जाएंगे तो वो घटता चला जाएगा ना। तो वही तो ये एक्सप्रेशन भी कहने की कोशिश कर रहा है मुझसे, कि जितना ज़्यादा रेडियस बढ़ाऊंगा, जितना ज़्यादा रेडियस बढ़ाऊंगा, अभी क्या है मैंने इतना ये मान रखा है, अभी मैं इससे भी दूर चला जाऊं, देखो पूरा भारी हो गया है पीडीएफ के, इतना ही बड़ा अगर मैं मान लूँ तो यहाँ पे रेडियस और बड़ा हो गया, रेडियस और बड़ा होगा तो इधर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे कम ही महसूस होगा। तो वही तो एक्सप्रेशन बोला है। आई थिंक इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी होगा। मेन चीज़ जो समझने वाली है, जहाँ किसी को दिक्कत हो सकती है, वैसे होनी नहीं चाहिए, अगर हो रही है तो कोई बात नहीं, समझ लो, वो ये है, क्या बोल रहा है, जब आर लेस देन ए, आर लेस देन ए वाला केस पता है कौन सा वाला है, ये वाला, जब एक वायर बनाए इसके अंदर का है, ये तुम्हारा क्या है, मेन क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का, और इसके अंदर मैंने एक इमेजिनरी लूप माना है, इसका रेडियस आर है, तो दिख रहा है ना कि आर ए से छोटा है। तो इस केस में यानी कि इधर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये थोड़ा अलग होगा बाहर के मुकाबले। रीज़न बीइंग, रीज़न क्या होगा इसके पीछे का कि मैग्नेटिक फील्ड अलग क्यों है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो बाहर हमने निकाला ना मैग्नेटिक फील्ड, उससे अलग ही मैग्नेटिक फील्ड है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि इसमें बहने वाला करंट उतना नहीं है जितना हमने सोचा था। पहले वाले केस में ना इनक्लोज्ड करंट उतना ही था जितना एक्चुअल में वायर में बह रहा है। पर खुद सोचो, टोटल करंट जो बह रहा है ना वो इससे मालूम पड़ेगा आपको, जो कि उसका एक्चुअल क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है ना, ये वाला एरिया, ये दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, इस वाले में कितना करंट बह रहा है, आई, और इस वाले में कितना करंट बह रहा है, दिस इज़ व्हाट इनक्लोज करंट। एंड इस बार हमारा इनक्लोज करंट टोटल करंट के बराबर नहीं है। तो यहीं पर मैंने एक्सप्लेन करते हुए ये बात लिखी भी है कि अगर आर लेस देन ए है तो करंट फ्लोइंग पाई ए स्क्वायर, यानी कि पाई ए स्क्वायर मतलब पता है ना कौन सा वाला एरिया है, जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वायर का, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ना पाई ए स्क्वायर, उसमें करंट है तुम्हारा आई, विच इज़ द टोटल करंट। पर उसके भी अंदर, उसके भी अंदर, ये मेरा मेन क्रॉस सेक्शन एरिया, इसके अंदर कितना करंट हो रहा होगा, दैट इज़ इनक्लोज्ड करंट, और ये डेफिनेटली टोटल करंट के बराबर नहीं है, तो निकालना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया कि भैया पाई ए स्क्वायर, जो कि मेरा एक्चुअल क्रॉस सेक्शन एरिया है वायर का, इसमें कितना करंट बह रहा है, आई, टोटल करंट, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया के भी का अंदर का एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर का जो एरिया है उसमें कितना करंट बह रहा है, आई ई, विच इज़ द इनक्लोज करंट, और ये कम होगा
टोटल करंट से। बात समझते हो ना? इसमें करंट बह रहा है आई, और इसके अंदर एक छोटा सा बना लो, इसके अंदर करंट बह रहा होगा आई ई, और आई ई विल बी लेस देन आई ना, पता है तुमको? इतना करंट तो यहाँ बह रहा है, इससे थोड़ा सा कम है, ठीक है ना? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एरिया कम हो गया तो करंट का जो वैल्यू है वो भी कम हो गई। तो पाई ए स्क्वायर में कितना करंट बह रहा है आई, पाई आर स्क्वायर में कितना बह रहा है आई ई। तो यूनाइटेड मेथड लगा दिया, तो आई ई अपॉन आई कर दूंगा तो मेरे को आई ई का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि वही चाहिए। तो यहाँ से जो मेरा इनक्लोज्ड करंट आ गया वो ये आ गया। और बुक की लैंग्वेज भी कुछ कुछ ऐसी ही है, बुक में बस ये चीज़ उन्होंने डायरेक्ट कर दी, उन्होंने यूनाइटरी मेथड लगा के दिखाया नहीं, वो ऐसा मानते हैं कि आपको पहले से आता है, ठीक है? तो आई थिंक इतना जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया होगा। तो इनक्लोज्ड करंट, अब देखो हमको चाहिए क्या था, एम्पेयर सर्किट लॉ क्या मांगता है, बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इनक्लोज्ड करंट, वो हमने निकाल लिया और मैंने पुट कर दिया, पाई से पाई कैंसिल भी कर दिया। बस इतना ही करना था, बाकी कहानी आसान है। डी एल अगेन 2 पाई आर ही होगा, क्योंकि बनाया तो सर्कल ही है ना भैया, रेडियस कितना है उसका आर। तो बस सब कुछ जैसे पहले किया था वैसे डाल दिया, म्यू नॉट के अपॉन में 2 पाई डाल दिया, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पहले से था, और ये आर यहाँ पे लिख दिया। इस आर से ये वाला आर कट गया, एक आर बचा। तो यहाँ पर ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ गया, जबकि इससे पहले जो हमने सॉल्व किया था ना, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का आया। तो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड और अंदर के मैग्नेटिक फील्ड में आपका यही फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ना इस चीज़ का अगर आप मीनिंग समझ पाओ तो आपको ग्राफ बड़ी इजीली आ जाएगा, ठीक है? मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। क्वेश्चन में ना उसने ये बोला है कि ये आपका, बाप रे इतना मोटा, हाँ ठीक है, ये आपका वायर है, ठीक है? ये बहुत बड़ा मोटा बन गया यार, पतला ही बनाता हूँ। ये क्या है, आपका वायर है, ठीक है? ये क्या है, आपका वायर है। इस वायर के अंदर ना और एक बाहर मैंने लूप बनाए थे, ठीक है? तो ना कह रहा है, ये एक्सप्रेशन ऐसा कह रहा है कि अंदर 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 ना जितना ही घूम लूँ मैं, कहाँ तक का, जब तक मैं सरफेस पर नहीं पहुँच जाता, किसके, वायर के, तब तक जो है ना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता रहेगा, डिस्टेंस के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। जैसे ही मैं वायर के सरफेस के थोड़ा सा बाहर निकल गया, मेरा मैग्नेटिक फील्ड घटना चालू हो जाएगा, यानी कि अब ये एक्सप्रेशन फॉलो होगा। वायर के अंदर इनसाइड ये एक्सप्रेशन फॉलो होगा, आउटसाइड के लिए ये फॉलो हो जाएगा, ठीक है? अब इसके आगे हम बस ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ में देखो, जैसे जैसे मैं वायर से दूर जा रहा हूँ, मतलब वायर का सेंटर ये है, देखो वायर का सेंटर ये है, सेंटर से गया 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 बड़ा, और ये मैं रुक गया, यहाँ पे क्या आ गया होगा, यहाँ पे वायर का आपका वो आ गया होगा सरफेस, ठीक? वायर का सेंटर ये है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बड़ा 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 यहाँ तक बढ़ गया। कहाँ तक बढ़ गया, देखो सॉरी, बड़ा, और यहाँ तक पहुँच, जब तक वायर के सरफेस पर नहीं पहुँचता मैं। थोड़ा सा ना यहाँ पे कॉम्प्लिकेट कर देगा ये, यहाँ दोबारा बनाता हूँ। जब तक यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं पहुँचा तब तक बढ़ रहा है, तो एक्सप्रेशन वही दिखा रहा है, क्या है, तब तक बढ़ रहा है, ठीक? और ये मेरा क्या होगा, सरफेस। तो इस केस में ऐसा लिख सकता हूँ ना कि आर जो है लेस देन ए चल रहा है। अब जैसे ही मेरा जो मैं बाहर निकल गया ना, तो इसके बाद मेरा ये वाला एक्सप्रेशन फॉलो हो गया, विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और ये अगर आप देख पाएंगे तो y इक्वल टू 1/x का है ग्राफ, तो y इक्वल टू 1/x फॉलो करना पड़ेगा। अभी तक मैं b प्रोपोर्शनल r था तो y इक्वल टू mx वाला फॉलो कर रहा था, जो इसमें स्ट्रेट लाइन बनती है, तो मैंने बना दी। और अब क्या फॉलो होगा, y इक्वल टू 1/x, तो वो इस तरीके से बनता है। ज़्यादा चिपका मत देना, ठीक है? चिपक के नहीं बनता बिल्कुल, वो इस तरीके से बनता है। तो ये कब है, जब मैं बाहर निकल गया, और ये कब है, जब आर उतना ही है जितना क्रॉस सेक्शन का एरिया है, ठीक है? बात समझ में आई है आपको? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बात समझ में आई होगी। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिख लो, यहाँ डिस्टेंस लिख लो, ठीक? जब तक आप ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक आप वायर के अंदर ही हो,
ए से लेके बी तक आप वायर के बाहर आ चुके हो। तो बस वायर के अंदर बढ़ रहा है, वायर के बाहर घट रहा है, ये तो हम अभी तक डेरिवेशन में देख चुके हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना लंबा चौड़ा वीडियो बनाने के बाद आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय।